हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वर्कशीट, जो हमने पहले भी किया है पार्ट 1। वो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट में और आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो आप इसको भी साथ साथ करते रहिए मेरे, ताकि आपका बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो अब तक हमने क्वेश्चन 1 to 5 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है, इनकम ऑफ रहीम इज ₹12,000 per month and that of Ami is ₹1,91,520 per annum. If the monthly expenditure of each of them is 9,960 per month, find the ratio of their savings. क्वेश्चन क्या है कि रहीम की जो इनकम है ना, इनकम मतलब वो कितनी उसकी सैलरी है, वो कितना कमाता है, वो है ₹12,000 पर मंथ, एक महीने में। ओके, और अमी की जो इनकम है वो है 1,91,520 पर एनम है। ये है पर एनम, मतलब एक साल में। तो कहा जा रहा है कि दोनों की ही मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो है 9,960 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। तो बताइए कि उनकी सेविंग्स कितनी है। तो सेविंग्स के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो हमें ये देखिए, रहीम की तो हमें पता है इनकम कितनी है। रहीम की मंथली इनकम तो हमको पता है, तो उनको पहले लिख लेते हैं। रहीम्स मंथली इनकम, रहीम्स इज ₹12,000। ओके, और वो एक्सपेंडिचर कितना करता है, रहीम्स मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब है कितना खर्चा करता है एक महीने में। ओके, मतलब इतनी उसकी इनकम है और वो इतना खर्चा कर देता है, ₹9,960 वो खर्च कर देता है। तो सेविंग्स कितनी हुई, सेविंग्स मतलब कितना रुपए उसके पास बचा खर्चे होने के बाद भी। तो क्या लिखेंगे, सेविंग्स ऑफ रहीम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹12,000 माइनस ₹9,960। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना उसको सैलरी मिलती है, इतनी उसकी इनकम है और इतना खर्चा करता है। तो बाकी जो बचे रुपए वो तो उसकी सेविंग हुई ना। तो अब इनको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹2,040। माइनस करेंगे तो ₹2,040 आ जाएगा। ओके, ये हो गया रहीम का सारा हमने निकाल लिया। अब रह गया अमी। तो अब अमी एनुअल इनकम मतलब होता है इनकम पर एनम। एनुअल इनकम कितना है, वो है ₹1,91,520। तो अमीज मंथली इनकम कितना हो जाएगा, अगर साल भर में वो इतना कमाता है तो एक महीने में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1,91,520 अपॉन 12 कर देंगे। 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स है ना। तो एक महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड करके हमको कितना मिल जाएगा, आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹15,960। ये आपको डिवीजन करने पे ये वाला आंसर मिल जाएगा। कितना मिला, ₹15,960। अब हमें इसकी मंथली इनकम तो पता चल गई, तो अब हमें मंथली इनकम से क्या करना है, अब हमें अमीज एक्सपेंडिचर कितना है,
अमीज एक्सपेंडिचर तो है ₹9,960। ये एक्सपेंडिचर तो दोनों के लिए है ना, अमी भी इतना एक्सपेंडिचर है उसका और रहीम का भी है। तो अब अमीज सेविंग कितनी हो जाएगी? अमीज सेविंग हो जाएगी जितना भी उसको एनुअल इनकम मंथली इनकम है, जैसे हमने रहीम का निकाला था बिल्कुल वैसे ही मंथली इनकम इनकी कितनी आई थी 15,960 माइनस ₹9,960 जैसे ही करेंगे तो हमें अमी की सेविंग पता चल जाएगी। वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी ₹6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000। अब क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? सेविंग ऑफ रहीम अपॉन सेविंग ऑफ अमी। कितना है? दोनों की सेविंग कितनी है? एक है 2040 और एक है ₹6,000। अब बताइए स्टूडेंट, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या करना होगा हमें? हमें इन्हें अपने लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा। लोएस्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे? दोनों के एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकाल के जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें उनका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो 1 by 1 हम करते हैं। 204 का पहले निकाल लेते हैं। क्या है 204 का? 2 से डिविजिबल है तो क्या आ गया? 2 1 2 और ये 102 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 10, 1 आ गया। अब 51 किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में। ये खत्म हो गया है ना। अब रहा 600 को भी कर लेते हैं। क्या है? 2 से हो जाएगा 300, फिर 2 से कितना आया? 150, फिर 2 से 75, अब 5 से 15 5, ठीक है, 15 5 आ गया। अब 3 और 5। अब जरा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? ये है 2 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, मतलब 3 2 6 2 12। तो हम जरा इनको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, डिवाइड करते हैं तो क्या दोबारा हमको डिवाइड करना है? नहीं, 204 में से 12 को निकाल दीजिए। ये 12 को निकाल दीजिए, मतलब क्या हो गया? मतलब 3 2 6 2 12। इनको हटा दीजिए, जो बचा वही इसका आंसर होगा 17। और इधर 600 डिवाइडेड बाई 12 दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं। ये 12 हटाइए और बाकी जो बचे हैं फैक्टर्स उनको लिखिए। 5 2 10, 5 50। मतलब रेशियो क्या आ गया? दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। तो रेशियो क्या आ गया? 17:50 इज द आंसर। ये है इनका रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ये थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ के करेंगे। जैसे यहाँ पे पर एनम है और यहाँ पर मंथ है, तो ध्यान से आप लोग पहले एनम से मंथ, मंथ के बाद सेविंग, सेविंग के बाद रेशियो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? ये है 7 क्वेश्चन। 20 tons of iron costs ₹6 lakh. Find the cost of 560 kgs of iron. ओके, तो अब कहा जा रहा है कि 20 tons of iron जो है वो 6 लाख की है। तो आप बताइए कि 560 kgs जो आयरन होंगी ना, तो उनका कॉस्ट कितना होगा? पहली बात, यहाँ पे देखिए ये टन है, ये केजी है। तो अच्छा क्या होगा कि हम टन को केजी में कन्वर्ट कर दें। और 1 टन कितना होता है? 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज। तो 20 टन कितना हो गया? 20 टन हो गया 20,000 केजीज। मल्टीप्लाई कर दिया, 20 into 1000, 20,000 केजी हो गया। तो अब हमको ये भी मिल गया
केजीज में। अब हम टेबल बना लेते हैं। क्यों टेबल बना रहे हैं? क्योंकि ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग तो टेबल बना के करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पहले लिखते हैं कि वेट ऑफ आयरन और इधर लिखते हैं कॉस्ट। वेट ऑफ आयरन क्या है यहाँ? 20,000 kg। कॉस्ट कितना है इसका? रुपीज 6 लाख। ओके, अब 560 kgs का कितना होगा कॉस्ट? हमें नहीं पता, हमने x मान लिया उसे। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम टेबल बना लेते हैं। इस तरह से बना लिया। अब जरूर से हमें ये बताना है कि x क्या है। ओके, तो क्या लिखेंगे? लेट x बी द कॉस्ट ऑफ आयरन। हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे? इन दोनों को जैसे गिवन है वैसे ही लिखते हैं, बस अपॉन कर देते हैं। 20,000 अपॉन 560 इज इक्वल टू 6 lakhs अपॉन x। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? इक्वल टू की जगह तो इक्वल टू ही रख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ये x जो डिनोमिनेटर में है, ये डिवीजन में है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आते ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो गया? ये 20,000 इंटू एक्स, और इधर का तो 6 लाख तो ऊपर ही है, इसको यहीं रहने दीजिए। और जो नीचे वाली चीजें हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि ये डिवीजन था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल टू लिख लीजिए। ये जैसे है वैसे ही लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अब 20,000 यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करना है? जितने जीरो है ना ऊपर, उनको काटते रहिए। ये एक कट गया, यहाँ पे ये कटा, ये काट दिया हमने, यहाँ पर ये काट दिया। ओके, अब यहाँ बचा 2 को भी यहाँ पे 30 बना दीजिए। ओके, तो क्या आ गया? ये 30 इंटू 560 कॉस्ट है ये, तो रुपीज में आएगा आंसर। अब जरा हम 560 इंटू 30 कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? 6 3 18, 1 5 3 15, और ये 2 जीरो इधर आ गए। तो आंसर क्या आ गया? रुपीज 16,800। तो 560 kgs का कॉस्ट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रुपीज 16,800। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, द रेशियो 4:16 is in its lowest form. State true or false. आपसे पूछा जा रहा है क्या रेशियो जो है 4/16 ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है? तो आप लोग बताइए, ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल है। किससे? दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं ना। तो आप इसको और अभी डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आ गया? 1/4। तो ये जो है 4:16 is not in its lowest form, so the statement is false. ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले जब आएंगे तो इनको जरा ध्यान से आप लोग करेंगे। ओके, चलिए और एक देखते हैं क्वेश्चन 9th. A ratio will always be more than 1. State true or false. क्या रेशियो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा? ऐसा है क्या? कोई भी रेशियो ऑलवेज 1 से बड़ा ही होगा? रेशियो मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम फ्रैक्शन में जब लिखते हैं, तो 4/2 मान लीजिए ये रेशियो में है, तो ये तो 1 से बड़ा है, क्योंकि आंसर आ गया 2। ओके, तो 2/3 क्या रेशियो नहीं है? ये भी तो है ना,
लेकिन ये तो 1 से बड़ा नहीं है, ये तो लेस देन 1 है। इवन 2/2 ये इक्वल टू 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज ऑलवेज मोर देन 1, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कभी ये बड़ा भी हो सकता है 1 से, कभी 1 से छोटा भी हो सकता है, कभी 1 के बराबर भी हो सकता है। ओके, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी पेपर में रखे हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर नंबर गवा देते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम्स टू स्मॉल क्लासरूम्स इज 3:4. इफ द नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स इज 20, देन फाइंड द नंबर ऑफ लार्ज रूम्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें रेशियो गिवन है। किसका रेशियो गिवन है? लार्ज क्लासरूम्स टू स्मॉल क्लासरूम्स। मतलब एक स्कूल है जिसमें बड़े क्लासरूम्स हैं और छोटे क्लासरूम्स हैं। अब इफ द नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स इज 20, अब जो स्मॉल रूम्स है ना, इस तरह से आप बनाएंगे तो वो टोटल 20 है। ओके, और लार्ज क्लासरूम्स कितने हैं ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये हमें पता है कि लार्ज रूम्स टू स्मॉल रूम्स कितने हैं? 3:4 के रेशियो में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 3 ही लार्ज रूम है, बड़े रूम है, और 4 ही छोटे रूम है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। ये कह रहा है 3:4 के रेशियो में है, और जो छोटे वाले रूम है ना, वो टोटल 20 हैं। तो अब हम इसको कैसे मानेंगे? 3x/4x मानेंगे। अब आप कहेंगे कि ये x क्या है? x का मतलब होता है कि चाहे आप यहाँ पे कुछ भी नंबर रखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ x की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 2 हो जाएगी। क्यों? तो अगर इसका कहने का मतलब है कि अगर तो स्कूल में 6 बड़े रूम है तो 8 छोटे रूम है। इसी तरह अगर 3 कर दिया तो अगर तो 9 छोटे रूम है, 9 बड़े रूम है तो 12 छोटे रूम है। इस तरह से ये x की वैल्यू जैसे जैसे बदल जाएगी, वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ रूम्स बदलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि हमको छोटे रूम्स कितने हैं स्कूल के वो तो हमें पता है। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे let the number of large classrooms, ये अलग रखिए, ये आपको समझाने के लिए रखा है, be 3x। 3x क्यों? क्योंकि वो 3:4 के रेशियो में है। ये देखिए लार्ज 3:4 के रेशियो में है, तो हमें पता नहीं है कितने नंबर है, तो हमने 3x माना उसको। ओके, तो अब नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स कितने हो जाएंगे? देन द नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स हो जाएगा b 4x। ओके, लार्ज टू स्मॉल है ना, तो हमने भी लार्ज टू स्मॉल ही लिया है। ओके, अब हमें पता है इफ द नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स इज 20। अब हमें ये पता है कि गिवन क्या है? दैट नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स इज 20, मतलब 4x = 20। ये गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स क्या है? 4x है, और वो कितना है? 20 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x = 20/4 हो जाएगा। क्यों ऐसे किया? x अपनी जगह पे रखा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 20 भी अपनी जगह रहेगा, बस ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाते ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? अब आप देखिए, ये x की वैल्यू आ गई 5, है ना, तो मतलब 5 4 20 आ गया। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स 20 है, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू 5 मिल गई। अब जैसे ही x की वैल्यू 5 मिल गई, तो हम इसमें जैसे ही x की वैल्यू डालेंगे तो सो द नंबर ऑफ लार्ज रूम्स कितना हो जाएगा? = हो जाएगा 3x, मतलब
3 into 5 15। तो आंसर क्या हुआ? नंबर ऑफ लार्ज रूम इज इक्वल टू 15। अगर 15 बड़े रूम हुए तो हमारा स्मॉल रूम कितना होगा? 20 होगा। मतलब 15:20 है। अब आप देख लीजिए ये आंसर हमारा सही आया कि नहीं। तो 15/20 करके देखिए, दोनों ही किसके टेबल में आ रहे हैं? हमारे ये आ गए 5 के टेबल में, तो ये आ गया 3/4, मतलब 3:4 इज करेक्ट। तभी आपको पता चल गया आपका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप लोग ऐसे भी क्वेश्चंस तैयार करिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आज जितना भी करा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट भी आएगा, वो भी आप लोग करते रहिए ताकि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट भी देखिए, सेकंड पार्ट भी देखिए और थर्ड पार्ट इसके बाद ही आ रहा है, उसका इंतजार करिए। और जो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी सीखने हैं वो भी पूछिए मुझसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।